हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास से मेटल एंड नॉन मेटल्स का पार्ट सेकंड। राइट, पार्ट सेकंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। फर्स्ट पार्ट जो था हमारा, उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हमारे पीरियोडिक टेबल में मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ फ्रॉम 1st to 13। देन 14th to 17th हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। देन 18th ग्रुप जो होता है दैट इज़ ज़ीरो ग्रुप। उसके बाद हमने इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी थी। राइट, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आपको बताना था कि मेटल सोनरस होता है, मेटल शाइनी होता है, मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। ठीक है, मैलिएबल के बारे में मैंने आपको बताया था, दैट मीन्स दे कैन बी कन्वर्ट इनटू शीट्स, एंड डक्टाइल मीन्स duct is coming and taking out the metal and it will convert into a thread like structure that is known as ductility, conversion of metals into a thread। right, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ा था कि मेटल्स जो हैं दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और फिर हमने कुछ नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं देन मेटल्स, और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, दे आर नॉट मैलिएबल, दे आर नॉट डक्टाइल। एंड हमने कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़कर आपको ये बताया था कि ब्रोमीन इज़ द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, आयोडीन इज़ द ओनली नॉन मेटल विच इज़ लस्ट्रस, mercury is the only metal which exists in liquid state। okay, अब मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ एक्टिविटी 3.8। ठीक, अब एक्टिविटी 3.8 में क्या बोला गया है, इसमें कहा गया है कि कुछ मेटल, इसमें एग्जाम्पल दिया है आपको मैग्नीशियम का। इस मेटल को आप ले लीजिए और इसको आप बर्न कर दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब आप बर्न करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो इट विल कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जो ऐश बन जाएगा मैग्नीशियम का वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। देन आपको अब क्या टेस्ट करना है, अब आपको टेस्ट करना है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है उसका नेचर कैसा है। दैट मीन्स कि या तो ये एसिडिक नेचर का हो सकता है या ये बेसिक नेचर का होता है। तो मॉइस्ट लिटमस पेपर, हमेशा ध्यान रखना कि लिटमस पेपर आपका जो सैंपल आप ले रहे हो अगर वो ड्राई है और लिटमस पेपर भी ड्राई है तो आपको उस पर रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। ठीक है, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो ऐश हमको मिला है ये भी ड्राई है, तो हम क्या करेंगे, मॉइस्ट लिटमस पेपर को इससे टच करके देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ लिटमस पेपर को आपने टच किया जो कि कैसा है, इट शुड बी मॉइस्ट। ठीक, सो ये आपको क्या शो करेगा, अगर लिटमस पेपर आपका ब्लू है सो इट रिमेन्स ब्लू इन नेचर। ठीक है, इन कलर, सॉरी, ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहेगा। सो ब्लू हमें क्या इंडिकेट करता है, ब्लू इंडिकेट्स बेसिक नेचर। ठीक है, सो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपको ब्लू कलर मिल रहा है वो उसका क्या मतलब है कि जो भी ऑक्साइड्स मेटल के होंगे वो किस नेचर के होंगे, दे ऑल आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप नॉन मेटल्स ले लेते हो, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो गैस है, ठीक है, इसके साथ जब हम मॉइस्ट लिटमस पेपर को ऐड करते हैं तो लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टू रेड। ओके, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टू रेड। इसका क्या मतलब हुआ, ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा है तो आपके जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे कौन से नेचर के होते हैं, दे ऑल आर एसिडिक नेचर। क्लियर, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। विज माई डस्टर, ओके। Next topic is
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज of metal. How do metal reacts with air, how do metal reacts with water, and how do metal reacts with acid. ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है कि मेटल का जो रिएक्शन है वो एयर में कैसा होगा, मेटल प्लस एयर. ठीक है, हाउ डू मेटल रिएक्ट्स विथ एयर. ठीक, एयर जब हम बोल रहे हैं तो इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो हमारा कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, जो हमारी मेन एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है दैट इज़ ऑक्सीजन. ठीक है, सो मेटल क्या करते हैं, मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट्स इनटू मेटल ऑक्साइड. ओके, मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट्स इनटू मेटल ऑक्साइड. ठीक, एक एग्जाम्पल अभी आपने जस्ट देखा कि मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एंड इट विल कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड. राइट, देन हम एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर का. कॉपर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड इट विल कन्वर्ट इनटू कॉपर ऑक्साइड. बैलेंस कर देना ज़रूरी है, कॉपर ऑक्साइड. ठीक है, इसी तरीके से जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ सो इट विल कन्वर्ट इनटू एल्यूमिनियम ऑक्साइड. अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को किस तरह बनाना है. देखो मैंने आपको पहले भी समझाया है कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है एंड ऑक्सीजन इज़ -2. दोनों की वैलेंसी उनके नीचे लिखकर उनको क्रॉस कर दीजिए. सो एल्यूमिनियम 2 times Al2, oxygen is 3 times O3, aluminium oxide Al2O3. ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर बन गया. अब यहाँ हमें बैलेंसिंग कैसे करना है, अगर हम 2 एल्यूमिनियम यहाँ ले लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लेंगे 4 एल्यूमिनियम और यहाँ लिखेंगे 2. 2 2s are 4 and 3 2s are 6 and 3O2. ओके, सो ये बन गया हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड. क्लियर. अब कुछ हम ऐसे ऑक्साइड्स लिखने वाले हैं जो कि अल्कली का फॉर्मेशन कर लेते हैं. अल्कली का फॉर्मेशन मतलब कि ऐसे ऑक्साइड्स जो वाटर के साथ मिल जाएंगे और मिलने के बाद वो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं. ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, यहाँ तक तो आपका फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स हो गए. ठीक, अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अभी बताऊंगी. अभी मैंने मैग्नीशियम और कॉपर के बारे में आपको क्या बताया कि मैग्नीशियम या कॉपर ये दोनों ही मेटल है और अगर आप इनको चेक करोगे, इनका नेचर चेक करोगे, सो इनका नेचर कैसा हो जाएगा, इनका नेचर होगा, ये दोनों ही होंगे बेसिक नेचर के. क्लियर, ये दोनों ही कौन से नेचर के हैं, दे बोथ आर ऑफ बेसिक नेचर. बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड इट इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक नेचर होता है इसका. सो एम्फोटेरिक का मीनिंग क्या हुआ, एम्फोटेरिक का मीनिंग ये हुआ कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स जो होते हैं दे शो बोथ द बिहेवियर ऑफ बेसिसिटी and acidity. They are of basic nature and they are also of acidic nature. That means whenever they react with acid they will form salt and whenever they react with base they again form salt and water. ठीक है, सो एसिड बेस का जो रिएक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है वाटर एंड सॉल्ट, तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये एसिड के साथ रिएक्शन करके भी वैसा ही बिहेवियर करेगी और बेसिक के साथ रिएक्शन कर कर भी वही बिहेवियर करेगी. सो हम इनका आपको अलग से बताते हैं लिख कर के किस तरह से ये फॉर्मेशन करते हैं, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए. ओके, सो यहाँ पर देखिए
अब क्या लिखा हुआ है आपके सामने, यहाँ लिखा है कि किस तरह से एल्युमिनियम और जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर ऑफ एम्फोटेरिक नेचर, दैट मीन्स दे कैन रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस एंड दे मे बिहेव लाइक एसिड और बेस। ठीक है, इस कंडीशन में आप देखो कि यहाँ पर जो आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये बेसिक नेचर शो कर रहा है, जो कि एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, राइट। दूसरे केस में एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो एसिड की तरह बिहेवियर कर रहा है और वो रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ 2NaOH एंड कन्वर्टिंग इनटू सोडियम एल्यूमिनेट, इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, राइट। और फॉर्म क्या कर रहा है, वाटर। ठीक, ये एग्जाम्पल आपको बुक में नहीं दिया है तो आप नोट कर लीजिए। यहाँ अगेन जिंक ऑक्साइड जो है वो किसकी तरह बिहेवियर कर रहा है, जिंक ऑक्साइड बिहेव कर रहा है एज एन यहाँ पर बिहेव कर रहा है बेस की तरह, बेसिक नेचर, प्लस रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ एंड कन्वर्टिंग इनटू जिंक क्लोराइड एंड वाटर। और दूसरी कंडीशन में ये बिहेव कर रहा है एसिड की तरह, जिसमें ये रिएक्शन कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और फॉर्मेशन कर रहा है सोडियम जिंकेट का, इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट, और साथ में फॉर्म कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, इसको आप फटाफट नोट करो क्योंकि ये दोनों जो रिएक्शन है वो आपको बुक में नहीं मिलेंगे एनसीईआरटी के। ठीक है, ओके। सो अभी देखो यहाँ क्या लिखा है, ऑक्साइड्स, जो ऑक्साइड्स बन गए थे, मेटल जब रिएक्शन कर रहा था एयर के साथ, दैट मीन्स ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या फॉर्म कर रहा था, ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर रहा था। ठीक है, सो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि ऑक्साइड्स जो कि वाटर के साथ रिएक्शन अगर कर लेते हैं और अपने एक्वस फॉर्म में आ जाते हैं तो उनको बोला जाता है अल्कली। ठीक है, सो एक एग्जाम्पल है हमारे पास सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में, यहाँ स्टेट लिखी हुई है, जब ये लिक्विड के साथ रिएक्शन करता है इट कन्वर्ट्स इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड, और AQ मतलब है एक्वस। एक्वस का मतलब होता है कि ये पानी में डिज़ोल्व है। सो जो भी ऑक्साइड्स जब वाटर के साथ रिएक्शन करके अपना सोल्यूशन का फॉर्मेशन करता है एक्वस फॉर्म में, सो वो अल्कली कहलाता है। अदरवाइज वो बेसिक नेचर के होते ही हैं। जब पानी में डिज़ोल्व नहीं है, राइट, एक्वस सोल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं किया है, तब तक वो बेस कहला रहे हैं। जब वो पानी में डिज़ोल्व हो गए, सोल्यूशन का फॉर्मेशन कर लिया है, तो उनको हम बोलेंगे अल्कली। इसी तरीके से हमारे पास है पोटेशियम ऑक्साइड, जो वाटर के साथ रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाता है इनटू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसके सामने भी एक्वस वर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये भी सोल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहा है और ये भी अल्कली कहलाएगा। ठीक है, आप इसको नोट करो फटाफट। अब इसी मेटल और ऑक्सीजन के रिएक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसको आपको नोट ज़रूर करना है। देखो, ये जो चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसकी एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट हो रही है ना। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन के आ जा सकता है, कैसे भी पूछ सकते हैं इसको, किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन बना कर पूछ लिया जाएगा। ध्यान रखना कि बोर्ड एग्ज़ाम में कभी भी एक्सरसाइज पार्ट जो पीछे दिया होता है, आप सोचोगे डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें से उठाकर आपसे पूछ लेंगे। क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर या कुछ ना कुछ इंटरनल क्वेश्चंस जो है एक्टिविटी बेस्ड वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सो इस बात को ध्यान रखकर हमें प्रिपरेशन करनी है। सो इस चैप्टर से मेटल से मैं आपको हर वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी जिससे क्वेश्चंस आना पॉसिबल है, जिनकी पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वाई डू कैरोसिन एंड सोडियम आर इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम, आई डोंट नो मैंने क्या वर्ड बोल दिया, बट सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम को कैरोसिन ऑयल में इमर्स्ड करके क्यों रखा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पहला पॉइंट आपका बन रहा है
कि सोडियम जो Na सिंबल होता है और पोटेशियम इसको किस में इमर्स्ड करते हैं। इमर्स्ड का मतलब होता है डुबा कर रखना केरोसिन ऑयल में, ठीक है। वाई डू दे इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, या फिर प्रोटेक्शन या सेफ्टी के मेजरमेंट को अगर लिया जाए तो सोडियम और पोटेशियम को किस चीज़ में इमर्स्ड करके रखा जाता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। सो आंसर क्या बन रहा है आपका, केरोसिन ऑयल। लेकिन उन्हें क्यों इमर्स किया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन ये है कि वाई डू दे इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव, हाईली, और हम इसको बोल सकते हैं विग्रसली, विग्रसली रिएक्टिव। किसके साथ रिएक्टिव हैं, दे में कैच फायर ऑन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन, या हम कह सकते हैं मॉइस्चर, या हम कह सकते हैं वाटर, ठीक है। सो इनके साथ या इनके कांटेक्ट में जब सोडियम और पोटेशियम आ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, दे रिएक्ट वेरी विगरसली एंड दे में कैच फायर। सो इन्हीं फायर हजार्ड से बचने के लिए इनको किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आप देखिए यहाँ पर कि मेटल्स, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारे क्या फॉर्म कर रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग ऑक्साइड्स, ठीक है। दीज ऑक्साइड्स आर प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, protective layer on the surface of metal, on the surface of metal, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ऑक्साइड जो है वो सिर्फ सरफेस पर ही फॉर्म होती हैं, ये इंटरनली नहीं जाती हैं। अब इससे क्या पता चलेगा, जैसे कि मेरे पास ये कोई मेटल है और मेटल के ऊपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया है, आप इस येलो कलर को समझ लो कि ये ऑक्साइड है। अब मैं इसके ऊपर और ऑक्सीजन डालूंगी ना तो अंदर से जो मेरा मेटल है वो येलो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से इसने ये पूरा कवर किया हुआ है, ठीक है। जो ऑलरेडी ऑक्साइड बन गया था उसने इसको कवर कर लिया, अब ये अंदर तक ऑक्सीजन को पेनिट्रेट नहीं होने देगा। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर बन गया है तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि इंटरनल जो मेटल है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। उसको आसानी से इसने प्रोटेक्ट कर लिया। अब कॉपर के बारे में सुनो कि कॉपर यूं ही रखा हुआ ऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, कॉपर के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। सो कॉपर प्लस टेम्परेचर प्लस ऑक्सीजन जब होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड में, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड का कलर ध्यान रखना, इट इज़ ऑफ ब्लैक कलर। पूछा जा सकता है ये भी कि कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि कॉपर जो है वो कॉपर कार्बोनेट का भी फॉर्मेशन करता है जो ग्रीनिश कलर का होता है। सो यहाँ पे कॉपर जो है अभी क्या बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इट इज़ फॉर्मिंग कॉपर ऑक्साइड, और जो किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आयरन की, Fe। आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ इस तरह से डायरेक्ट रिएक्ट करके बर्न नहीं होते हैं, ठीक है। आयरन को अगर आप चाहो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दें तो ये जलेगा नहीं, ये बर्न नहीं होगा। आपने देखा होगा कि आयरन जो है वो मेल्ट होना शुरू कर देता है लेकिन उसके ऊपर फ्लेम नहीं दिखाई देती है, वो जलता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आयरन की जो फिलिंग्स होती हैं, फिलिंग्स ये बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े होते हैं आयरन के, ये विगरसली रिएक्ट करते हैं, ये जल सकते हैं। इनको अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे तो ये क्या करेंगे, ये विगरसली बर्न होंगे और
स्प्रिंगल फायर की तरह ये बर्न हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा फुलझड़ी, सो फुलझड़ी जिस तरह से चलती है, क्रैकर्स जिस तरह से चलते हैं तो उसमें एक चमक आती है अलग से, सो स्प्रिंकलिंग होती है वहाँ पर आग की, फायर की। सो उस तरह से आपका जो आयरन है वो बर्न होता है। ठीक है, इतना आप नोट कर लो, फिर आगे का हम कंटिन्यू करते हैं। मैं जब तक कैमरा चेक करती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा पार्ट जो है वो नीचे चला जाता है, तो बट मैं जो बोलती हूँ ना वो आप ध्यान से सुना करो। ओके, तो आपने ये नोट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, आप देखो ये मेटल रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, उसी में ही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से इनको नोट करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसी तरीके से पॉइंट वाइज लिख लोगे, आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट हमारा इसमें ये है कि जो गोल्ड होता है या सिल्वर जो होता है, डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, सो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या बन रहा है? गोल्ड जिसका सिंबल होता है AU एंड सिल्वर दैट इज AG डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन even at high temperature, even at high temperature. ओके, ठीक। तो मैंने यहाँ तुम्हें क्या क्या पॉइंट बता दिए हैं बच्चों। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था? कैरोसिन। कैरोसिन में डिप्ड रहता है सोडियम एंड पोटेशियम बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव, दे आर हाईली reactive in the presence of oxygen and water. They may catch fire, so to prevent from the fire hazards they are kept in kerosene oil. ठीक है, नेक्स्ट हमने आपको क्या बताया कि एल्यूमिनियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ या कॉपर हुआ, ये अपने ऊपर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं एंड दैट ऑक्साइड्स इज प्रोटेक्टिव लेयर टू प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमने आपको बताया कि कॉपर डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता है, उसके लिए टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, तब वो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, दैट इज़ ऑफ ब्लैक कलर, राइट। नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें? नेक्स्ट हमने आपको बताया आयरन के बारे में कि आयरन को अगर आप जलाओगे तो वो इस तरह से बर्न नहीं होता, बट आयरन की जो फिलिंग्स होती हैं उनको अगर हम जलाते हैं तो वो काफ़ी विगरसली रिएक्ट करती हैं और काफ़ी स्प्रिंकल के साथ में वो जलना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट इसमें आपको क्या बताया कि गोल्ड और जो सिल्वर होता है वो हाई टेम्परेचर के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। इन्हीं पॉइंट्स के जस्ट नीचे यहाँ पर हमको दिया हुआ है डू यू नो एनोडाइजिंग प्रोसेस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सो एनोडाइजिंग मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर सिंपल सा मेथड है, बस आपको बहुत ज़्यादा रिएक्शन या कुछ नहीं करना है। आपसे पूछा जाता है कि एनोडाइजिंग क्या प्रोसेस है। एनोडाइजिंग आपको दिया हुआ है ऑन पेज नंबर 42 ओल्ड बुक में। ठीक है, एनोडाइजिंग के लिए क्या कहते हैं हम कि एनोडाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है, ध्यान रखना एनोड वर्ड जो आ गया है, इस एनोड पर आपको लेना है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम एनोड साइड पर आपको एल्यूमिनियम लेना है, एल्यूमिनियम का ही प्रोसेस चल रहा है और उसको रिएक्शन करवाना है हमको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4। ठीक है, जब आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाओगे, सो जो एल्यूमिनियम शीट आपने यहाँ पर रखी हुई है जो कि एनोड साइड पर है, समझ लो ये एल्यूमिनियम शीट है, इस एल्यूमिनियम शीट के ऊपर ऑक्सीजन का रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने यहाँ पर यूज़ किया है, वो क्या है? H2SO4। अब ये क्या कर रहा है? ऊपर वाली सरफेस पे, ऊपर सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इसने फॉर्मेशन कर लिया Al2O3। मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि जो भी ऑक्सीडेशन, फॉर एग्जांपल ये आपका एल्यूमिनियम हो गया, मैं फिर से एग्जांपल ले रही हूँ इसका कि एल्यूमिनियम का पीस है, इसको आपने एनोड साइड में रखकर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में डिप किया हुआ है।
तो इसके सरफेस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन गई है, अंदर कुछ नहीं हुआ है, राइट। अंदर का मेटल अभी भी सिर्फ एल्युमिनियम ही है, सो अंदर का मेटल हो गया है सेफ, राइट। सो अब यहाँ पे क्या होगा कि एल्युमिनियम की जब लेयर बन गई तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर इसके ऊपर चढ़ गई है, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज में क्या किया जा रहा है, आपने कई सारे सुने होंगे ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, ऑक्सीडाइज्ड आर्टिकल्स, ऑक्सीडाइज्ड ऑर्नामेंट्स, तो ये वही है ना। इट इज़ forming an oxidizing layer over the surface of metal and protecting it from further oxidation. So अब ये जो है ना, इसको कुछ भी इसका सामान बनाया जा सकता है और इसके ऊपर कलर किया जा सकता है और इसको कई सालों तक सेव करके रखा जा सकता है, समझ गए। सो ये प्रोसेस जिसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाई जाती है एल्युमिनियम के ऊपर, इस प्रोसेस को बोला जाता है एनोडाइजिंग, ठीक है। और एनोड पर रखा जाता है एल्युमिनियम, क्लियर। क्या प्रोसेस है, प्रोसेस जिसमें एल्युमिनियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट मैं देखती हूँ कि इसके बाद मुझे आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या बतानी है। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ वाटर। सो हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ वाटर के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ। यहाँ आपको ये देखकर ज़रूर समझ में आ जाएगा कि अभी तक हमने बार बार क्या पढ़ा कि सोडियम और पोटेशियम, ये दो चीज़ें जो हैं वो हाईली रिएक्टिव हो रही हैं, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम को ही हमने केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा हुआ है ताकि ये ऐसे ही बैठे बैठे जलना शुरू ना कर दें, क्लियर, ठीक है। सो अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें, सो उसको देखना ना भूलना। ओके, थैंक यू सो मच।